नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सभी ने अक्सर सुना होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब सब्जी बेचने वाले का बेटा, एक ठेला चलाने वाले का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा बहुत मेहनत करता है और एक बड़ा सरकारी अफसर बनता है, या वो बहुत मेहनत करता है और एक बड़ा आदमी बनता है। एक चाल में रहने वाला, एक गरीब बस्ती में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन बहुत ज्यादा संघर्षों से भरा रहा, वो अपने ही क्षेत्र में उभरता है, एक बड़ा नेता बनता है। ऐसा क्यों होता है कि गरीब बाप की संतान जिसने एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी बिताई, जिसने अपने परिवार में बहुत सारे संघर्ष होते हुए देखे, वो व्यक्ति एक दिन बिजनेस करने का ठानता है और इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बनकर उभरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी उसी जिंदगी में उन्हीं कीड़ों की तरह मरेंगे जिस तरह से इस दुनिया की बाकी भीड़ खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब तक हम इस बात का एहसास नहीं कर लेते कि हमें हालातों से जीतने के लिए लड़ना होगा, तब तक हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी में जो लड़ना सीख लेता है वो इंसान हालातों पर काबू भी पाता है और उन हालातों को बदलने की ताकत भी रखता है। इस दुनिया में अगर सबसे महान और शक्तिशाली दिमाग वाली कौम में से कोई एक कौम है तो वो है यहूदी कौम। दुनिया में जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, दुनिया में जितने भी बड़े महान काम करने वाले लोग हुए हैं, उनमें से अधिकांश यहूदी भी रहे हैं। लेकिन एक समय था जब साम्राज्यवाद की लड़ाई में यहूदियों ने दुनिया के बाकी दूसरे संप्रदायों पर काफी तीखे हमले किए, इतना भीषण नरसंहार किया कि दूसरे संप्रदायों को अपने आप को बचाने के लिए भी युद्ध करना पड़ा। एक समय था जब यहूदियों ने मुस्लिमों पर हमले किए, जब यहूदियों ने ईसाइयों पर हमले किए, इतने अत्याचार किए कि इन लोगों को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका बदलता है। बाद में जब ये संघर्ष बढ़ने लगा, तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दूसरे लोगों ने यहूदियों को खदेड़ना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते हिटलर, जो जर्मनी का तानाशाह था, उसने तो 42 लाख यहूदियों को एक गैस के चैम्बर में डालकर मार डाला। आप सोच सकते हैं 42 लाख, इतनी बड़ी तादाद होती है। लेकिन यहूदी यहाँ भी नहीं रुके। यहूदियों ने फिर खुद को एक करना शुरू किया। उन्होंने अपने लिए एक देश की मांग की। धीरे धीरे अपने ओरिजिन वाले देश, जहाँ से उनका प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू किया और यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग कर डाली, जिसे बाद में ब्रिटेन को मानना भी पड़ा। और यहूदियों के लिए एक देश बना जो था फिलिस्तीन, जहाँ पर यहूदी अपना शासन चाहते थे। बाद में फिर अरब के देशों के साथ संघर्ष बढ़ा और यहूदियों ने अलग अलग तरह से युद्ध लड़ते हुए मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और फिर यही यहूदी जो है वो इजराइल में आकर बसे और फिलिस्तीन जो था वो अरब की बहुलता वाले यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उन्हें दिया गया और इजराइल जो है वो यहूदियों को दिया गया। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल इतना मजबूत देश है, छोटा सा देश होते हुए भी, कि उस पर किसी भी दूसरे देश के द्वारा हमला करना आसान नहीं है। उसका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा है, उसके पास एक ऐसा एयर सिस्टम है जिसमें रॉकेट हवा में ही तबाह हो जाते हैं। किसी भी दूसरे देश की सेना को इजराइल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन आपसी संघर्ष कितनी बड़ी चीज होती है। आप सोचिए, एक छोटे से शहर से भी कम क्षेत्रफल वाला देश जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, वहां पर एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी जिसे दुनिया के कई दूसरे देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है, हमास, उसके द्वारा इजराइल पर हमला किया जाता है और एक रात में एक साथ उन्होंने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। इजराइल का पूरा सिस्टम फेल कर दिया। इतना तगड़ा संघर्ष था कि इजराइल की जड़ें हिल गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमास में जो लड़ाके हैं उनकी अपनी मांग है कि इजराइल का गाजा पट्टी पर जो लगातार नियंत्रण बढ़ रहा है वो कम हो जाए। बदले में इजराइल भी कार्रवाई करता है और गाजा पट्टी की बिजली, पानी, राशन और तमाम सारी मूलभूत सुविधाओं को रोक देता है, अपने बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा देता है और वहां पर जन सामान्य का जीवन नारकी कर देता है। इतनी खराब स्थिति है अभी गाजा में कि वहाँ लोग बेरोजगारी से, भूख से, स्वास्थ्य सुविधाओं से और तमाम सारी चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि दुनिया भर में जो लोग इजराइल के हैं और जो लोग फिलिस्तीन के हैं, वो पूरी दुनिया से लौटकर अपने देश को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छे से ये पता है कि अगर हमने लड़ा नहीं, अगर हमने युद्ध नहीं किया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक आपको ये बात पता होती है कि हमें संघर्ष क्यों करना है, तब तक आप आखिरी समय तक लड़ते हैं और अपनी जीत को पक्का करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ किसी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन केवल एक उदाहरण के लिए है, लेकिन दुनिया में तमाम जगह पर जो संघर्ष हुए हैं वो संघर्ष सिर्फ इस बात को दिखाते हैं कि अगर हम नहीं लड़े
तो हम खत्म हो जाएंगे। आप देखिए ना, रूस कितना बड़ा देश है, उसने यूक्रेन पर हमला किया क्योंकि यूक्रेन जो है वो दूसरे संगठन के साथ मिलने जा रहा था। यूक्रेन को डराने के लिए रूस ने कई बार धमकी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कितने बड़े नेता हैं और कितने ज्यादा शक्तिशाली नेता हैं, इस बात का आभास पूरी दुनिया को है, लेकिन फिर भी यूक्रेन रूस के आगे नहीं झुका। जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो एक बहुत सामान्य इंसान है। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी युद्ध जैसी कोई चीज़ देखी भी नहीं है, उनका तो बैकग्राउंड भी मिलिट्री से नहीं है, वो तो एक कॉमेडियन है, लेकिन फिर भी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की चुनौती को स्वीकार किया। आज 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के चलते हुए, लेकिन ना यूक्रेन ने घुटने टेके हैं, ना रूस यूक्रेन पर कब्जा कर पाया है। कारण जीवन संघर्ष। कहते हैं ना कि सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा वही जीतेगा। शेर क्या करता है? जंगल में शेर अपनी टेरिटरी बनाता है और जब इंसान उस टेरिटरी में घुसता है तो शेर उसको मार डालता है। लेकिन वही शेर अगर सर्कस में आ जाए तो फिर वो इंसान के इशारों पर नाचना शुरू करता है, क्योंकि उसे इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि ये जो टेरिटरी है ना, ये हमारी है, हम जैसा कहेंगे वैसा तुझे करना होगा। और आप देखिए कि वही शेर जो जंगल में आपको फाड़ने की ताकत रखता है, वो सर्कस में आपके चंद इशारों पर ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि लोग हंसते हैं कि यार ये शेर है। दुनिया में जब तक हम लड़ते हैं तब तक हमारा अस्तित्व बचा रहता है, और ये बात जीवन के सिद्धांत के साथ ही, ये डार्विन के सिद्धांत के साथ ही पूरी दुनिया ने आज तक महसूस की। दोस्तों, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो, इन सब ने लड़ाइयाँ साम्राज्य को हासिल करने के लिए नहीं लड़ी है। इन सब ने लड़ाइयाँ इसलिए नहीं लड़ी हैं कि ये राजा बने, जीवन में सुख को भोगें और आराम करते हुए मर जाएं। इन सब ने लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी है क्योंकि इनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने का एक बहुत बड़ा संकट था। इन लोगों ने लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी है ताकि इतिहास याद रखे कि जब इनके सामने 2 ऑप्शन थे, एक मरना और एक लड़ना, तब इन्होंने लड़ने को चुना। हम जब तक लड़ते हैं तब तक हासिल करते हैं, हम जब तक लड़ते हैं तब तक हमारा वजूद रहता है, और अगर हम लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, हम लड़ते लड़ते मरते हैं, तो ये दुनिया इतिहास के पन्नों में हमें याद रखती है। दोस्तों, भारत की आज़ादी का संघर्ष हो या इस पूरी दुनिया में अपने आप को बचाने का कोई दूसरा संघर्ष, हमेशा लड़ाइयों ने इस बात को साबित किया है कि जो मजबूती से लड़ेगा वो इस दुनिया में ज़्यादा समय तक कायम रहेगा। यहाँ मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उस संघर्ष की जो अपनी ज़िंदगी में हम सबको करना चाहिए। हम सब कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम सब के बीच से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिस दुनिया में इतिहास रच देते हैं, जिस दुनिया में धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, मार्क ज़करबर्ग बनकर निकलते हैं, जो महात्मा गांधी बनते हैं, जो सरदार भगत सिंह बनते हैं, जो मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी बनते हैं, जो इस दुनिया को एक नई परिभाषा देते हैं संघर्ष की। और उनके संघर्ष की बदौलत जो उपलब्धि हमें हासिल हुई है, उसका ऋण हम पूरी जिंदगी भी नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर हमें इस दुनिया में कुछ करना है तो लड़ना होगा। तो दोस्तों, जीतने की आदत डाल लीजिए, और अगर जीतना है तो लड़ना शुरू कर दीजिए। लड़िए अपने हालातों से, बदलिए उन परिस्थितियों को जिनमें आप पैदा हुए हैं, जो आपके आसपास बनी हुई है। खुद को कोसने की बजाय, हालातों को दोष देने की बजाय, लोगों को गालियां देने की बजाय अपनी लड़ाई को मजबूत कीजिए, अपने दिमाग को धार दीजिए, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है वो इससे होने वाली है। और आपको इस पूरी दुनिया के 99% लोगों से ऊपर उठकर उन 1% लोगों में शामिल होना है जो इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं, जो सिकंदर बनते हैं, जो इस दुनिया को फतह करने का जज्बा लेकर चलते हैं, और चाहे वो दुनिया को ना जीत पाएं, लेकिन इतिहास याद रखता है कि एक सिकंदर था। दोस्तों, आपको क्या बनना है ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको ये प्रेरित नहीं करेगा कि आप क्या करें, कोई भी वीडियो आपको ये नहीं कहेगा कि आप कैसे आगे बढ़ें, लेकिन हर वो वीडियो आपके अंदर उस आग को जलाकर जाएगा जो आग आपके भीतर जलती रहनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने भी तो यही कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर ये आग चलनी चाहिए।